Hello everyone. Good evening. So we were discussing the solutions of engineering services 2024 mains. इसका एक सब्जेक्ट तो मैंने अपलोड करा ही दिया है. वन ऑफ द सब्जेक्ट आप अपलोडेड फ्लूइड मैकेनिक्स. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अब हम बात करेंगे इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की. विल बी टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. पेपर टू में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का था. अप्रॉक्सीमेटली 140 मार्क्स का आया है, जो एक्सपेक्टेड भी होता है कि इन्वायरमेंट और सॉइल में से जो टॉपिक्स होते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के आते हैं. सो जो भी प्रॉब्लम्स आए एक एक करके उठाते हैं. मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं डायरेक्टली आपको अपने नोट्स में से मिल जाएंगे. यू कैन वेरीफाई दैट ऑल्सो. बस डाटा इधर उधर किया हुआ है. सेम चीज़ मैंने एफ में बताई थी आपको. सो क्विकली विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. चलो पहला सवाल उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1D है. A large stream flowing through an industrialized area is the only source of raw water. तो only source of water, एक ही सोर्स है रॉ वाटर का, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है. ठीक है. For the community water supply, the stream has a consistent turbid. अच्छा टर्बिडिटी है उसके अंदर आपको बता रखी है. एंड हैज हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो हार्डनेस हटानी पड़ेगी आप. एंड हैज रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स दैट आर नोन प्रीकर्सर ऑफ द ट्राइथिनोलामीन्स. कहने का मतलब है पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है. तो क्या क्या जानकारी दी इसने आपको कि ये ओनली सोर्स ऑफ रॉ वाटर है. एक तो सरफेस स्ट्रीम है, ग्राउंड वाटर नहीं है. दूसरा टर्बिडिटी है इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड है. सरफेस वाटर में टर्बिडिटी मिलेगी, ग्राउंड वाटर में आपको टर्बिडिटी नहीं मिलेगी. फिर इसने बोला कि जो हार्डनेस है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है. दे रखा है डाटा तो उसी को यूज़ करूंगा मैं. जनरली सरफेस वाटर में इतनी हार्डनेस नहीं होती है. ग्राउंड वाटर में हार्डनेस ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. पर अभी सवाल के लिए आपको हार्डनेस भी हटानी पड़ेगी और साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी है. सवाल ने क्या बोला? ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लांट दैट वुड or that could render this water potable. Identify all the units, state their purpose, show the points of chemical addition and identify all the chemicals. अभी जानकारी मांगी है इसने आपसे, तो मैंने आपको डायरेक्टली फ्लो चार्ट तो बना के दे दिया है कि ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट. क्या क्या करोगे इसके अंदर? आप इनटेक से पानी उठाओगे. यू विल पिक द वाटर फ्रॉम द इनटेक, then subjected to the screening, then coagulation, flocculation, then sedimentation, then lime soda. उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डिसइंफेक्शन करेंगे. क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल वाटर है, आप पीएच के एडजस्टमेंट करोगे, ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए एडवांस ऑक्सीडेशन करोगे, फ्लोरिडेशन करोगे, स्टोरेज करोगे वाटर की, और फाइनली इसे क्या कर दोगे आप? फाइनली आप इस पानी को सप्लाई कर दोगे. ये तो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया. मैंने इसको वर्टिकली बनाया, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो. यू कैन ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टली, पर ध्यान रखना नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप इस डायग्राम को बनाओगे. सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. आपको इस डायग्राम को बनाना है. तो बिना बनाए काम नहीं चलेगा आपका. सो स्कीमेटिक डायग्राम तो बना ही हुआ है. अब एक एक करके जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं. इनटेक, इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट द पर्पस ऑफ द इनटेक? पर्पस ऑफ द इनटेक इज टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम फॉर द ट्रीटमेंट. स्ट्रीम से पानी को विड्रॉ करने के लिए हम इनटेक स्ट्रक्चर को बनाते हैं. कहाँ बनाया जाता है? ये स्ट्रीम के अंदर ही बनाया जाता है. खूब तरह के इनटेक स्ट्रक्चर होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं. इसके अंदर अभी एंटर नहीं कर रहे हैं हम. नेक्स्ट, केमिकल एडिशन की बात करें, पूछा था सवाल के अंदर, इसमें कोई केमिकल एडिशन नहीं होता. तो इनटेक स्ट्रक्चर का पर्पस होता है वाटर को विड्रॉ करना. पूछा है इसने, शो द पॉइंट्स ऑफ द केमिकल एडिशन. इसमें कोई केमिकल एडिशन नहीं है, इसलिए इसको हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारी स्क्रीनिंग. पर्पस क्या होता है स्क्रीनिंग का? बड़े सॉलिड्स को हटाना. सो टू रिमूव लार्ज डेब्रीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ये प्री ट्रीटमेंट का पार्ट होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्री ट्रीटमेंट. तो उसका पर्पस है लार्ज डेब्रीज एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाना. इसमें भी कोई केमिकल एडिशन नहीं होती. नो केमिकल एडिशन इज बीइंग डन बाय स्क्रीनिंग. नेक्स्ट है हमारी कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन. सो नेक्स्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज कोगुलेशन फ्लोकुलेशन. छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए, तो छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सो टू रिमूव स्मॉल और फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स वी कैन गो फॉर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन. हम कोगुलेशन फ्लोकुलेशन करते हैं. चलो ठीक है. इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोगुलेंट मिलाए जाते हैं जिससे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज बढ़ जाती है और वो इजीली आगे सेडिमेंटेशन टैंक में हट जाते हैं. So purpose is to destabilize the suspended particle in colloids and aiding their agglomeration. Agglomeration का मतलब होता है combination. केमिकल कौन से यूज होते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट यूज होता है, फेरिक क्लोराइड यूज होता है जिसको एलएम भी बोल दिया जाता है. पॉलीमर यूज कर सकते हो आप, जैसे पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज कर सकते हो और पॉली डीएडी मैक यूज कर सकते हो. कहाँ पे मिलाया जाता है इसको? इसको कोगुलेशन यूनिट के अंदर मिलाया जाता है जिसको हम रैपिड मिक्सिंग टैंक भी बोलते हैं, which is also termed as रैपिड मिक्सिंग टैंक या क्लेरी फ्लोकुलेटर या फ्लोकुलेशन बेसिन, कुछ भी बोल सकते हो. इन सब जगहों पे हम इस केमिकल को मिला सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कोगुलेंट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट यूनिट है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का पर्पस क्या होता है?
जो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़े हुए पीछे कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में, उसको सेटल आउट कराना। तो ये इसका पर्पस होता है, टू कैरी आउट द सेटलमेंट ऑफ द फ्लॉक्स। केमिकल एडिशन स्टेज में कोई सी भी नहीं होती, नो केमिकल एडिशन इज बीइंग डन। देन क्योंकि हार्डनेस थी पीछे, तो हम लाइम सोडा से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। लाइम सोडा कहाँ मिलाया जाता है, ड्यूरिंग कोगुलेशन प्रोसेस ओनली मिलाया जाता है। ऑब्वियसली उसके साथ नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैंने उसके बाद लिखा है। तो लाइम सोडा सॉफ्टनिंग बोल दिया इसे। पर्पस क्या है, टू रिमूव दी हार्डनेस फ्रॉम दी वाटर। यहाँ पे हार्डनेस आती है हमारी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। केमिकल कौन सा यूज होता है इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होती है ताकि पीएच को बढ़ाया जाए। सोडा ऐश यूज होती है, सोडा को आप सोडा सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं लाइम और सोडा में। सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा क्विक लाइम भी यूज करते हैं इसके अंदर, तभी इसका नाम रखा जाता है लाइम सोडा। कहाँ पे ऐड किया जाता है इसको, सो इट इज टिपिकली एडेड वेयर, ड्यूरिंग कोगुलेशन प्लांट ओनली। ठीक है, कोगुलेशन प्लांट पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं। तो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको हम दोबारा प्रेसिपिटेट फॉर्म से हटा के सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, बाय पासिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं उसके अंदर। ये कहाँ कराया जाता है, सेडिमेंटेशन के बाद कराया जाता है। सो दिस इज डन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट इज फिल्ट्रेशन। क्या पर्पस है फिल्ट्रेशन का, टू रिमूव दी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो बचे हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स और फ्लॉक्स हैं, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस में भी कोई केमिकल ऐड नहीं होती। तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑल्सो विल नॉट ऐड एनी केमिकल। तो पूछा उसने कौन कौन से केमिकल ऐड किए जाते हैं, तो भैया यहाँ पर कोई केमिकल ऐड नहीं होता, नो केमिकल इज बीइंग एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है हमारी डिसइंफेक्शन। क्या पर्पस है डिसइंफेक्शन का, द पर्पस ऑफ द डिसइंफेक्शन इज टू रिमूव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टू किल और इनएक्टिवेट दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। केमिकल कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, क्लोरीन गैस यूज होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज कर सकते हो आप। कहाँ किया जाता है इसको, जनरली इसको फिल्ट्रेशन के बाद किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। आप इसको फिल्ट्रेशन से पहले भी कर सकते हो, आप इसको फिल्ट्रेशन से पहले भी कर सकते हो, और कई बार इसको शुरू में कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से भी पहले कर दिया जाता है। तो कई बार इसको कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से भी पहले कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये हमारी डिसइंफेक्शन यूनिट हो गई। तो नॉर्मल थी ये, तो हमारी इट इज अ नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट हमारा पीएच एडजस्टमेंट है। पीएच एडजस्टमेंट क्या है, द पर्पस ऑफ द पीएच एडजस्टमेंट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। नाम में लिखा हुआ है, टू ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ द वाटर, टू ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ द वाटर फॉर करोजन कंट्रोल एंड डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन के लिए भी पीएच अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, करोजन कंट्रोल के लिए भी पीएच अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएच की वैल्यू कम हुई, करोजन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एसिडिक मीडियम में करोजन होता है। केमिकल कौन सा यूज करते हैं इसके अंदर, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं फॉर रेजिंग द पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर लोअरिंग द पीएच। केमिकल एडिशन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट कैन बी डन बिफोर डिसइंफेक्शन, इट कैन बी डन आफ्टर द डिसइंफेक्शन। आप इसको डिसइंफेक्शन से पहले भी कर सकते हो, आप इसको डिसइंफेक्शन के बाद भी कर सकते हो, दोनों जगह पॉसिबल है। सो इट इज पॉसिबल इन आइदर ऑफ द केसेस। सो इफ यू कैन नोट इट, नोट कर सकते हो आप इसे, तो वीडियो तो दोबारा देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है एडवांस ऑक्सीडेशन। अब पीछे उसने बोला था कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए हम एडवांस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो पर्पस इज व्हाट, टू डिग्रेड द रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स एंड टू रिड्यूस द प्रीकर्सर ऑफ द डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जांपल ट्राइथेनॉल अमीन्स। कौन सा केमिकल यूज करते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ओजोन, इनमें से कोई भी एक आज यूज कर सकते हो। केमिकल एडिशन पॉइंट क्या होता है इसका, बिफोर डिसइंफेक्शन। तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, डिसइंफेक्शन से पहले इंप्लीमेंट करोगे, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप कर सकते हो फ्लोरिडेशन इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े। पर्पस क्या होता है, टू एडजस्ट द फ्लोराइड लेवल्स इन द ट्रीटेड वाटर टू द ऑप्टिमम लेवल्स फॉर द डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हम फ्लोरीन के लेवल्स को एडजस्ट करते हैं रिक्वायर्ड रेंज के अंदर। कैसे किया जाता है, केमिकल्स कौन से मिला सके, फ्लोरोसिलिक एसिड मिलाया जाता है, सोडियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। केमिकल एडिशन पॉइंट क्या है यहाँ पर, आफ्टर डिसइंफेक्शन, ये डिसइंफेक्शन के बाद है। Once this fluoridation is done, then the storage of the potable water is being carried out. Storage किया जाता है कैसे, to store the treated water before distribution. कोई केमिकल ऐड नहीं करते। और फाइनली हमारा जो लास्ट यूनिट आ जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट को वहाँ पे एक्सप्लेन करना था। मैंने तो फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ ये पूरी सीक्वेंस। दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस विच यू कैन नोट। इस पूरी सीक्वेंस को आप नोट कर सकते हो। सो यू कैन नोट ऑफ दिस एंटायर सीक्वेंस। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इनटेक है, फिर हमारी स्क्रीनिंग है, फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। अच्छा, एरेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि हमारा सरफेस सोर्स है और कोई जानकारी नहीं दी है इसने कि पानी के अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है, इसलिए।
तो इनटेक है, फिर स्क्रीनिंग है, फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन है, फिर सेडिमेंटेशन है, फिर लाइम सोडा सॉफ्टनिंग है, फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है, पीएच के एडजस्टमेंट है, एडवांस ऑक्सीडेशन है, फ्लोरिडेशन है, स्टोरेज ऑफ पोर्टेबल वाटर है, और फाइनली हमारी क्या हो जाती है, फाइनली हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा पहला सवाल था। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी ये। नोट कर सकते हैं इसे आप, यू कैन नोट इट ऑफ। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। वेस्ट वाटर का सवाल है, न्यूमेरिकल है, नोट्स में से डायरेक्टली उठ के आया हुआ है, तो आप एनालाइज कर सकते हो बड़ा इजीली। देखते हैं क्या है सवाल। For BOD analysis, 30 ml of treated wastewater sample with DO0 was mixed with, so 30 ml of treated wastewater sample, तो 30 ml का treated wastewater sample, ठीक है। So diluted sample notes देखोगे सेम ऐसे ही बना हुआ है पूरा सब कुछ। So इसमें हमने मिलाया एरेटेड वाटर, फिर हमारा बना डाइल्यूटेड सैंपल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर पूरे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। फिर हम इसको डाल देंगे इंक्यूबेटर में, और फाइनली इंक्यूबेटर से बाहर निकाल के टेस्टिंग कर देंगे। आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द इंक्यूबेटर विल गो फॉर द टेस्टिंग। अब डायग्राम बराबर नहीं बने तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। तो मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया। चलो तो ये है हमारा क्या, टेस्ट सैंपल, ये है हमारा एरेटेड वाटर, ये है हमारा डाइल्यूटेड सैंपल, ये भी हमारा डाइल्यूटेड सैंपल। तो हमने इसको इसमें मिलाया, ये हमारा डाइल्यूटेड सैंपल बन गया। अब क्या जानकारी दी हुई है ये देखते हैं। सो व्हाट इज फॉर द एनालिसिस 30 ml इज टेकन, तो ये हमारा 30 ml लिया, और DO कितनी थी इसके अंदर। सो DO ऑफ द टेस्ट सैंपल इज हाउ मच, DO ऑफ द टेस्ट सैंपल इज 0। इसमें हमने 270 ml डाइल्यूटेड वाटर मिलाया, इसकी DO कितनी है। सो DO ऑफ एरेटेड वाटर इज 10 मिलीग्राम पर लीटर। इससे हमारा डाइल्यूटेड सैंपल बन गया कितना, 300 ml का। तो 300 ml का डाइल्यूटेड सैंपल बना, इसकी हम बोलेंगे DO ऑफ द मिक्स। तो ये DO ऑफ मिक्स बनेगी, दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा DO ऑफ मिक्स इनिशियल। ये DO ऑफ मिक्स इनिशियल निकाली जाएगी। फिर इसको हमने डाल दिया इंक्यूबेटर में, फिर इसको हमने डाल दिया इंक्यूबेटर में। अच्छा इंक्यूबेशन करते हैं कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, इसलिए कर रखी है 7 दिनों के लिए। चलो भैया 7 दिन पे करो। इट वाज आल्सो फाउंड दैट इंक्यूबेटर वाज सेट एट 30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना रखा भैया अगले ने, टेम्परेचर भी भैया ने रखा 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा DO है मिक्स का फाइनल। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा भैया, कोई चेंज नहीं आएगा, 300 ml है। DO ऑफ मिक्स ऑफ फाइनल गिवन हाउ मच, फाइनल DO दे रखी है ना, फाइनल DO वाज मेजर्ड एज 4 मिलीग्राम पर लीटर। अब मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के दिखा दिया, यानी पूरा सवाल चेंज कर दिया किसके फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। तो पहले तो मुझे क्या निकालनी है, DO ऑफ मिक्स निकालनी है। सो DO ऑफ मिक्स इनिशियल कैसे निकालोगे, सो DO ऑफ टेस्ट सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। DO ऑफ एरेटेड वाटर ये लिखना है पूरा आपको वहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर। क्या प्रिंसिपल यूज किया इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर रखी है हमने, किसकी, DO की। सो वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर, वैल्यू पुट करो। अगर हम वैल्यू पुट करें 0 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 270 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 300। सो डिवाइड बाय 300, ये हमारी इनिशियल DO आ गई। तो इनिशियल DO आ रही है हमारी 9 मिलीग्राम पर लीटर। सो 9 मिलीग्राम पर लीटर इज अवर इनिशियल DO। अब मुझे क्या निकालना है, assume that BOD reaction rate constant was 0.23 at 20 degree Celsius and temperature coefficient as this much. Determine 5D BOD at 20 डिग्री सेल्सियस। चलो इनिशियल DO पता है, फाइनल DO पता है, तो मैं BOD निकाल सकता हूँ 7 दिनों पे 30 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे, पेज ऐड किया, पेज ऐड किया। चलो तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ BOD 7 at 30 डिग्री सेल्सियस, तो BOD 7 at 30 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू DO initial minus DO final of what, of mix into diluted sample। DO initial आपने 9 निकाली, फाइनल आपको कितनी दे रखी है 4, डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल तो कितना है 300 डिवाइड बाय 30, तो ये आ गया 10। तो हमारी वैल्यू आ गई 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमने बी निकाल ली BOD 7 at 30 डिग्री सेल्सियस।
दिस यू हैव कैलकुलेटेड बीओडी 7 एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्टीमेट बीओडी निकाल सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे के की रिक्वायरमेंट होगी। के किस पे दे रखा है आपको, 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, तो के निकाल सकते हैं हम 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम बोलेंगे के एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट रेज टू द पावर टी माइनस 20। ये चलता है हमारा। तो के एट 20 कितना दे रखा है आपको, के एट 20 दे रखी है 0.23। सो के एट 20 दे रखी है 0.23। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी सवाल में दे रखा है 1.047 रेज टू द पावर 30 माइनस 20। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 0.364 पर डे। क्लियर है। तो अब हम बोल सकते हैं दैट BOD 7 at 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD इंटू 1 माइनस के एट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू 7। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये है 50 मिलीग्राम, ये है L नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 0.364 इंटू 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या निकालने के लिए, एल नॉट निकालने के लिए। इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एल नॉट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, एल नॉट निकाला, एल नॉट हमारा आ जाता है 54.24 मिलीग्राम पर लीटर। अब अल्टीमेट बीओडी तो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, सो विल से अल्टीमेट बीओडी, यहाँ लिखना है आपको, अल्टीमेट बीओडी एल नॉट इज कांस्टेंट, दैट इज does not varies with temperature। ये वेरी नहीं करता टेम्परेचर के साथ, so does not varies with temperature, so does not varies with temperature। तो ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, hence so we'll say hence। अब आप बोल सकते हो BOD 5 at 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर के एट 20 इंटू 5। ये हमें कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट BOD कितनी थी, पीछे कैलकुलेट करी थी हमने, 54.24 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के दे रखा है आप, के कितना दिया सवाल में 0.23, so 0.23, so it is given to be 0.23, so ये दे रखा है 0.23, so 0.23 इंटू 5। सॉल्व कर लो उसको, सिंप्लीफाई, 5 जनों की BOD निकल के आ जाएगी। चेक करो 5 जनों की BOD कितनी आ रही है, दिस सो यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन आल्सो, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। फटाफट करके दीजिए। सो 37.068 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारा BOD 5 आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा खासा वेटेज भी था, और डायरेक्टली नोट्स में से आया हुआ है, तो 12 नंबर का सवाल था। मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 लाइनें लिखनी पड़ी आपको उसको सॉल्व करने के लिए, हार्डली 3 लाइन्स आर नीडेड टू सॉल्व इट। चलिए आगे। सो विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें ये बोल रहा है, द ट्रीटेड वेस्ट वाटर हैविंग अ पीक फ्लो ऑफ 12,000 मीटर क्यूब पर डे, BOD 5 दे रखी है ऑफ 30 मिलीग्राम पर लीटर, DO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, and temperature of 27 degrees Celsius is discharged in the stream. Before getting mixed with the wastewater, the stream has a minimum flow rate of 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, BOD दे रखी है 4 मिलीग्राम पर लीटर, DO कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 7 मिलीग्राम पर लीटर, एंड द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। After instantaneous and complete mixing, the velocity of the mixed flow is 0.2 meter per second. The mixed flow BOD reaction constant is 0.2 per day. The reaeration constant is 0.4 per day at 20 degree Celsius. Estimate the initial oxygen deficit. ये आपको initial oxygen deficit दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो देखो जानकारी क्या दी हुई है आपको, what is the information given? So for stream, what is the information given? Discharge of the stream is how much? 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। BOD कितनी है स्ट्रीम की, BOD ऑफ द स्ट्रीम इज 4 मिलीग्राम पर लीटर। फिर DO कितना दे रखा है स्ट्रीम का, सो DO ऑफ द स्ट्रीम इज
7 milligram per liter, and temperature of the stream is how much? Temperature of the stream is 25 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से अगले पेज पे जाए और अब हम बात करें फॉर सीवेज। सीवेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो वी कैन से डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर की डिस्चार्ज कितनी है? 12,000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, सो 12,000 मीटर क्यूब पर डे, तो इसको हम लिख सकते हैं 12,000 मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू लीटर, डे कन्वर्टेड इनटू 24 इंटू 60 इंटू 60 पर सेकेंड में, सो 0.139 मीटर क्यूब per second. Then BOD of the wastewater is 30 milligram per liter. Then DO of the wastewater is 1 milligram per liter. ठीक है। Then temperature of the wastewater is 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले पार्ट में तो क्या पूछा है आपसे? पहले पार्ट में पूछा है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। उसके लिए क्या निकाल सकते हो आप? उसके लिए आप DO निकाल सकते हो मिक्स की। सो हम बोलेंगे इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट D नॉट इज इक्वल टू सैचुरेटेड DO। तो बोलेंगे DO सैचुरेटेड माइनस DO ऑफ मिक्स, कब? T इक्वल्स टू 0 पे, जैसे आपने सीवेज को डंप किया। अब आप बोलोगे सर ये T इक्वल्स टू 0 क्या है? इसके लिए मैं आपको कर बना के दिखाता हूँ जो आपको वेरिएशन बताएगी ऑक्सीजन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है हमारी? वाई एक्सिस पे हमारी DO है, सो दिस इज DO सैचुरेटेड। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम। सो दिस इज हाउ दी DO कर्व वेरीज। कुछ इस तरीके से DO कर्व वेरी करती है हमारी। तो T इक्वल्स टू 0 पे जो डेफिशिएंसी है वो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट कहलाती है। ये है हमारी D नॉट। सो दिस इज D नॉट। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आप DO ऑफ मिक्स निकाल सकते हो। सो DO ऑफ मिक्स कब? T इक्वल्स टू 0 पे, ये हमारा टाइम था। सो DO सैचुरेटेड कितना दिया हुआ है? सैचुरेटेड DO दे रखी है आपको, सैचुरेटेड DO ये रहा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज 8.3 मिलीग्राम पर लीटर। ये है हमारा 8.3 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम निकाल सकते हैं DO ऑफ मिक्स। सो DO ऑफ मिक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? DO ऑफ स्ट्रीम, डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, DO ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। सो DO ऑफ सीवेज 0.4 और 7, सो 0.4 और 7। दूसरा है हमारा 0.139 और DO कितनी है? 1, डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज कितनी है? 0.4 और 0.139, सो 0.4 प्लस 0.139, सो दिस कम्स आउट टू बी 5.45 मिलीग्राम पर लीटर। सो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट D नॉट की वैल्यू कितनी हुई? इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया हमारा 8.3 माइनस 5.45 माइनस 5.45। तो ये हमारी इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज इक्वल टू 2.85 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, ये पूछा था सवाल में पहला पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? DO आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद DO पूछ रहा है। 2 दिन के बाद DO पूछ रहा है, इसका मतलब क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? 2 दिन के बाद DO पूछ रहा है मतलब डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी DT। सो डेफिशिएंसी आफ्टर 2 डेज, सो DT, ये हमारी डेफिशिएंसी आफ्टर 2 डेज। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? DO निकाल सकते हो 2 दिन का। अच्छा, डेफिशिएंसी आफ्टर 2 डेज, स्वीटरफिलिप्स इक्वेशन लगाएंगे। सो DT इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू KD इंटू L अपॉन KR माइनस KD इंटू 10 रेज पर वॉट इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस KD इंटू T माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस KR इंटू T प्लस D नॉट इंटू E रेज टू द पावर माइनस KR इंटू T माइनस KR इंटू T। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू है 2 दिन। बट अब जो आपको रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दे रखे हैं वो तो कहाँ पे दे रखे हैं? जो आपको रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दे रखे हैं वो 20 डिग्री पे दे रखे हैं। आपको मिक्स के टेम्परेचर में निकालने पड़ेंगे, तो मिक्स का टेम्परेचर निकालेंगे। दूसरी एक अल्टीमेट BOD निकालनी है मुझे L,
तो उसके लिए BOD 5 ऑफ मिक्स निकाल सकते हैं, तो BOD 5 ऑफ मिक्स निकालते हैं। सो हमने निकाला BOD 5 ऑफ मिक्स 20 डिग्री पे निकाली। कैसे? हम बोलेंगे BOD ऑफ सीवेज सॉरी स्ट्रीम, डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, BOD ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज, सो डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। सो BOD ऑफ स्ट्रीम, डिस्चार्ज तो पता ही है 0.4, BOD कितनी है इसकी? BOD दे रखी है आपको 4 मिलीग्राम पर लीटर, तो 0.4 इंटू 4, तो 0.4 इंटू 4। और वेस्ट वाटर की कितनी है BOD? 30 मिलीग्राम इंटू 0.139, सो 0.139 इंटू 30 मिलीग्राम डिवाइड बाय 0.4 प्लस 0.139, तो हमारी ये BOD निकल के आ जाती है 10.7 मिलीग्राम पर लीटर। अब BOD 5 आ गई, अल्टीमेट BOD निकाल सकते हैं हम। कैसे? BOD 5 ऑफ मिक्स इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD ऑफ द मिक्स। So ultimate BOD of the mix then into 1 minus e raised to the power minus k at 20 into 5. So this is 10.7, ultimate BOD निकालनी है, e raised to the power minus reoxygenation constant और deoxygenation constant दे रखे हैं 0.2, so 0.2 into 5, so ये हमारा 0.2 into 5, यहाँ से हमारी अल्टीमेट BOD आ जाएगी। सो अल्टीमेट BOD आती है 16.93 मिलीग्राम पर लीटर। ये आ गया LB, तो L आ गया, D नॉट आ गया, T आ गया। अब KD और KR निकालने हमें किस पे? अब KD और KR निकालने हमें किस पे? वी हैव टू कैलकुलेट KD एंड KR एट टेम्परेचर ऑफ द मिक्स। दूसरा, ये क्योंकि बेस E पे दे रखे हैं तो बेस E पे लगाएंगे हम, बेस 10 पे नहीं लगाएंगे, पीछे बेस E में दे रखा है ना, तो बेस E पे ही कैलकुलेशन होगी सारी, तो ऑल दी कैलकुलेशन विल बी ऑन बेस E। चलो, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा मिक्स का। टेम्परेचर ऑफ द मिक्स इज इक्वल टू व्हाट? टेम्परेचर ऑफ स्ट्रीम इनटू डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। सो टेम्परेचर कितनी है स्ट्रीम की? 25 डिग्री इंटू 0.4, सो 25 डिग्री इंटू 0.4, और यहाँ पर कितनी है वेस्ट वाटर की? 27 डिग्री इंटू 0.139, सो 27 डिग्री इंटू 0.139 डिवाइड बाय 0.4 प्लस 0.139, सो 0.4 प्लस 0.139, ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा मिक्स का। सो टेम्परेचर ऑफ द मिक्स कम्स आउट टू बी 25.52। अब पेज ऐड किया, अब हम निकालेंगे K एट 25.52, सो K निकालना पड़ेगा 25 एट 52 पे। दिस इज इक्वल टू K एट 20 इंटू 1.047 रेज टू द पावर T माइनस 20। K एट 20 कितनी दे रखी है? 0.2 इंटू 1.047 raised to the power 25.52 minus 20. This comes out to be 0.26 per day. उसी तरीके से KR at 25.52, this will be equal to KR at 20 into 1.016 raised to the power T minus 20. ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.4 की इंटू 1.016 raised to the power 25.52 minus 20. So this value comes out to be 0.44. आगे सारे पैरामीटर्स निकल गए, तो ऑल दी पैरामीटर्स आर कंप्यूटेड। वैल्यू पुट करो अब। डेफिशिएंसी 2 दिन बाद, सो दिस इज इक्वल टू 0.26। अल्टीमेट BOD कितनी है हमारी? अल्टीमेट BOD हमने निकाली 16.93 डिवाइड बाय KR माइनस 0.26, 10 रेज टू द पावर माइनस, सॉरी 10 नहीं है, E है, E की पावर माइनस 0.26 इंटू 2 दिन माइनस E की पावर 0.44 इंटू 2 दिन प्लस D नॉट। इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट निकाला है पीछे। इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट कितना आ गया था हमारा? सो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट है 2.85, सो 2.85 इंटू E रेज टू द पावर, पीछे वाले एक्सप्रेशन में भी E हो जाएगा, 10 नहीं है, ये रहा D नॉट इंटू E रेज टू द पावर। ठीक है, सो E रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर की जगह E आ गया 0.44 इंटू 2। तो ये डेफिशिएंसी है 2 दिन बाद। सो डेफिशिएंसी निकाली 2 दिन बाद, इट कम्स आउट टू बी 5.58 मिलीग्राम पर लीटर। जब 2 दिन बाद डेफिशिएंसी आ गई
तो DO आ गया 2 दिन बाद। सो 2 दिन बाद DO है DO सैचुरेटेड। सो DO सैचुरेटेड माइनस डेफिशिएंसी आफ्टर 2 days। सो DO सैचुरेटेड कितना दे रखा है 8.3, डेफिशिएंसी हमारी 5.58। तो 2 दिन बाद रिवर में DO बचेगा 2.72 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको अगर मैं कर्व के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो कर्व के फॉर्म में दिखा देता हूँ। पीछे बनाई तो थी वैसे कर्व, दोबारा बना देते हैं। सॉरी। सो ये हमारी है DO कर्व। दिस इज अवर DO सैचुरेटेड। ये हमारी DO सैचुरेटेड कर्व है और ये DO कर्व है। दिस इज अवर इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। सो DO, दिस इज अवर D नॉट, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, जो पीछे कैलकुलेट कर लिया आपने। सो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट इज D नॉट। फिर आपने D2 निकाला। D2 2 दिन बाद कितनी डेफिशिएंसी है। जब 2 दिन बाद डेफिशिएंसी आ गई तो हमने 2 दिन बाद DO निकाल लिया। सो 2 दिन बाद DO। सो रिवर में 2 दिन बाद कितना DO है। सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 2 और ये टाइम है हमारा डेज में। सो टाइम इज इन डेज। सो हियर द कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो ये 3 प्रॉब्लम करे मैंने। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आई एम गिविंग द सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे आपके प्रॉब्लम्स को, तो इन्वायरमेंट के सारे प्रॉब्लम्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। 3 सवाल कराए मैंने, 2 न्यूमेरिकल आए वेस्ट वाटर से, सिंपल से थे। एक BOD का था, एक हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन का था और एक पूरे ट्रीटमेंट को उसने सीक्वेंस में लगवाया था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर के लिए।